स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो विज्ञान का पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, उसकी दूसरी असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास ज़रूर होगी क्योंकि मैंने भेज दी है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। तो इसमें कुल 10 प्रश्न हैं इस असाइनमेंट में। दूसरी असाइनमेंट है पहले पार्ट की विज्ञान के, इसके सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में या टेस्ट में, जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें आ जाते हैं। अब देखिए इस असाइनमेंट जो है दूसरी असाइनमेंट है आपकी यहाँ पे, असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट है पहले पार्ट की। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, साथ में उत्तर जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक क्या है? अब बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस पर कोई चीज़ उबलना शुरू करती है। तो वो वह तापमान जिस पर कोई भी तरल पदार्थ जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई भी तरल पदार्थ जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा गया है, ऊर्ध्वपातन दर्शाने वाले दो पदार्थों के नाम बताइए। ऊर्ध्वपातन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंदर कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना तरल में परिवर्तित हुए। तो ये हमने डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ा है। इसके उदाहरण क्या है? अमोनियम क्लोराइड, कपूर है, नैफ्थलीन है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो दो उदाहरण पूछे हैं, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और कपूर जो हम पूजा सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। इनके अगर आप गर्म करोगे तो सीधे ही ये गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये तरल में नहीं बदलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? देखिए मैंने जो अपने वीडियो लेक्चर हमने इस लेसन को लेकर दिए, मैंने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया कि वाष्पीकरण में और उबलने में क्या फ़र्क है। देखिए वाष्पीकरण जो है वो हमेशा किसी भी तरल पदार्थ के क्वथनांक से नीचे होता है। जैसे जल का वाष्पीकरण क्या है? आमतौर पर जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जल का वाष्पीकरण कैसे होगा? यदि मैं एक बीकर में डालकर जल को बाहर रख देता हूँ तो वो 100 डिग्री तक नहीं पहुँचा है, लेकिन उसमें से ही कई बार क्या होता है कि तापमान इतना हो जाता है जिसकी वजह से उसके कण जो है वो उस तरल रूप को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो उबलता नहीं है पानी, लेकिन फिर भी पानी जो है धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। इसी को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? एक क्वथनांक से नीचे किसी भी तरल का वाष्प में बदल जाना, इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का क्वथनांक कितना होता है? अभी मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, वो या क्वथनांक जिसको आप कहते हैं, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? देखिए फिर वही वाष्पीकरण से जुड़ा हुआ सवाल है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी वाष्पीकरण होगा वहाँ पर ठंडक ज़रूर बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब घड़े की अगर हम बात करें, घड़े की अगर आप बनावट देखेंगे, अभी गौर से घड़े को देखिए, अगर उनको देखेंगे आप, उसमें वो मिट्टी से निर्मित होता है, उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो, छेद जो हैं वो नज़र आएंगे। अब होता क्या है, गर्मियों में जब आप इस घड़े में पानी भर देते हैं तो वो पानी जो है अंदर भरा रहता है, लेकिन वो जो बाहर की तरफ छोटे छोटे छेद हैं उन्हीं से पानी जो है धीरे धीरे कण उन सुराख में से, छिद्रों में से निकलकर जो है वाष्पित होता रहता है। तो बाहर की गर्मी ज़्यादा होती है। अब जब मैंने बताया कि जब भी वाष्पीकरण होगा तो ठंडक बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण होने से क्या होती है, ऊर्जा कम होकर जो अंदर वाला पानी है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण जो है उसकी वजह से कूलिंग हो जाती है, ठंडक बढ़ जाती है। और वो क्यों? क्योंकि जो घड़ा होता है उसके छोटे छोटे छिद्र जो हैं उनमें से जल लगातार वाष्पीकृत होता रहता है, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ती है और घड़े का पानी जो है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? अब देखिए जब हमने वाष्पीकरण की बात की थी, लास्ट टॉपिक जब हमने ये पहला इस लेसन को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। उसमें एक कारक था क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर हम प्लेट और कप में, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक चाय के कप में अगर आप लेंगे और दूसरी प्लेट में लेते हैं तो प्लेट वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, आप उसे जल्दी पी लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि चाय तो कप में भी रखी है, प्लेट में भी रखी है, दोनों गर्म बराबर थी जब डाला गया था, लेकिन प्लेट की चाय ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कप के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल से वाष्पित होता है तो ज़्यादा ठंडक बढ़ती है, इसके लिए वो ज़्यादा पहले ठंडा हो जाता है। तो प्लेट जो है उसमें पड़ी हुई चाय जो है अधिक क्षेत्रफल होने की वजह से जल्दी ठंडी हो जाती है, किसकी तुलना में? कप की तुलना में, जिसका ऊपर का क्षेत्रफल जो है वो कम होता है और वहाँ पर वाष्पीकरण की दर जो है वो कम रहती है। तो ये है क्षेत्रफल का, जो इसका कारण जो है वो क्षेत्रफल है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? देखिए ये जो हम एसीटोन की बात कर रहे हैं, प्रश्न देख सकते हैं आप, एसीटोन, पेट्रोल और इत्र बोलते हैं परफ्यूम को या सेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं।
तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र जब हम अपने हाथ पर डालते हैं तो हमारे हथेली जो ठंडी की हो जाती है। फिर वही यहाँ पर भी वाष्पीकरण ही है। ये तीनों जो हैं बहुत ही वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। वोलेटाइल बोलते हैं उन पदार्थों को जो बड़ी आसानी से वाष्प के रूप में या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं बहुत कम तापमान पर ही। तो ये जो एसीटोन है, पेट्रोल है, इत्र है, ये वाष्पीकृत जब आप हथेली पर डालते हैं तो उसी वक्त हथेली की गर्मी से ही ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। और वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, मैंने फिर वही बात आ गई कि वाष्पीकरण होगा तो ठंडक भी आ जाएगी, तो आपकी हथेली जो है वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः 8वां प्रश्न है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व जो है वो कम होता है। फिर बर्फ़ का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है? अब देखिए, ठोस का जो घनत्व, अब जो हमने गुण पढ़े हैं तो आप देखेंगे ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, तरल का घनत्व उससे कम होता है और गैस का घनत्व जो सबसे कम होता है। लेकिन इसका मतलब, लेकिन फिर भी यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो इसलिए सभी ठोस वस्तुएं जो जल में जो है वो डूब जाती हैं जिनका घनत्व अगर अधिक होगा। लेकिन बर्फ़ की हम बात करें, बर्फ़ जो है वो जल का ठोस रूप है, फिर वो पानी में तैरती क्यों है, वो डूब क्यों नहीं जाती? तो इसका कारण ये है कि अगर आप बर्फ़ की संरचना देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर जो जल के कण जो होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है। तो वो दिखने में बड़ी ज़रूर है लेकिन उनके बीच में खाली स्थान है जो क्या करता है, उसका घनत्व जो है वो कम कर देता है। और यही कारण है कि बर्फ़ जो है वो पानी में तैरती है, इसके बावजूद भी कि बर्फ़ ठोस होती है। जबकि ठोस वस्तुओं को तरल में डूब जाना चाहिए, लेकिन बर्फ़ में जो जल के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वेकेंट स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो हल्की बन जाती है और पानी में तैरती है। नेक्स्ट देखिए, जल कमरे के ताप पर द्रव्य जो है वो क्यों होता है? अब देखिए, कोई भी चीज़ तरल, द्रव्य या ठोस की हम बात करते हैं वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनके बीच में आकर्षण किस प्रकार का है। अगर बहुत अधिक आकर्षण होगा वस्तु कणों के बीच में पदार्थ के तो वो ठोस होगा, और आकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो तरल हो जाएगा, और आकर्षण कम होगा तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मान लें बर्फ़ की। अब बर्फ़ अगर कमरे के ताप पर रखी जाती है तो पिघलकर जल बन जाती है, कमरे के ताप पर वो तरल हो जाती है। कारण क्या है कि कमरे का ताप है वो इतनी ऊष्मा प्रदान कर सकता है बर्फ़ को कि उसके कण जो है उनके बीच में आकर्षण जो उसको ठोस बना रहे हैं वो आकर्षण को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ठोस पदार्थ है वो तरल में बदल जाता है। यही कारण है कि जल जो है वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। फिर 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमने काफ़ी ब्रीफ में भी और डिटेल में भी हमने डिस्कस किया है। वो है कि आपने ठोस, गैस और द्रव्य में अंतर बताना है। तो हमने पूरा डिस्कस किया, आप वहाँ से भी इसमें देख के सकते हैं कि ठोस में, गैस में और द्रव्य में जो है तीनों में अंतर जो है वो क्या है, उसको आपने सारणीबद्ध करना है, टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी दूसरी असाइनमेंट फर्स्ट चैप्टर की। इसको ध्यान से, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो ये असाइनमेंट अपनी कॉपी पे लिखिए और इसे याद कीजिए। थैंक यू।